Hello students, let's start the second session for the chapter 5. आज के टॉपिक्स होंगे मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड वी विल डिस्कस इम्पल्स एट लास्ट. सो इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहला टर्म बिफोर वी स्टार्ट विद द न्यूटन सेकंड लॉ, वी विल डिफाइन अ टर्म लीनियर मोमेंटम. एक्चुअली न्यूटन के सेकेंड लॉ को डिफाइन करने के लिए पहले आपको मोमेंटम समझना होगा. Now what is this term and why we have introduced this new term? तो हम लोग इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज करो स्टूडेंट्स, आपको दो ऑब्जेक्ट दिया जाता है. सपोज करो दो स्टोन है, एक बहुत लाइट वेट है से 1 ग्राम का और एक थोड़ा सा हैवी है, लेट अस से इट इज ऑफ 1 किलोग्राम. सामने एक ग्लास का वॉल है, ठीक है, से एक ग्लास का यहाँ पे हमने एक पार्ट रखा हुआ है. दोनों ही स्टोन को सेम वेलोसिटी से आप थ्रो कर रहे हो, विच विल शो द मोर डैमेज. कौन सा ज्यादा डैमेज करेगा या फोर्स का इफेक्ट किसमें ज्यादा होगा. यू विल नोटिस दैट कि जो हैवी है इट विल कॉज मोर डैमेज, है ना. या ऐसा समझो कि इसके फोर्स का इफेक्ट ज्यादा है. टेक अनदर एग्जांपल. लेट अस से कि एक साइकिल और एक कार, ये दोनों ही सेम वेलोसिटी से जा रही है, से 10 मीटर पर सेकेंड, एंड बोथ स्ट्राइक द वॉल. एक साथ दोनों दीवार से टकराती है. दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट दीवार में ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा. ऑब्वियस बात है, कार विल प्रोड्यूस मोर डैमेज, है ना. चलो एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज आप रोड पे खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग ऑन द रोड, या आपका एक फ्रेंड साइकिल से आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड की. यू आर स्टैंडिंग ऑन द रोड, आपको उसे रोकना है. आप सामने आ गए एंड देन सडनली उसे रोक देते हो. सो इट इज पॉसिबल फॉर यू टू स्टॉप हिम, राइट. अब आप सोचो, यहां से ट्रक आपकी तरफ आ रहा है सेम वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकेंड. आप रोड पे खड़े होके उसे रोकोगे नहीं. सो व्हाई, द रीजन बिहाइंड दैट इज कि इसको रोकना है, ट्रक को रोकना है, तो यू रिक्वायर लार्जर फोर्स, राइट. तो यहां पे हमें यह समझ आता है कि फोर्स एक्चुअली, या फोर्स का अफेक्ट एक्चुअली यहां पे डिपेंड करता है मास पे. जितना हेवियर ऑब्जेक्ट है, जितना ज्यादा मास होगा, उतना ही बेटर अफेक्ट होगा, ठीक है ना. बट सिर्फ मास पे नहीं, एक और क्वांटिटी पे भी ये अफेक्ट डिपेंड करता है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय अनदर एग्जांपल. सपोज करो कि इस तरह का एक ब्रिक वॉल आपको दिया हुआ है. अब आपके हाथ में एक बुलेट है, ठीक है, जो गन में से फायर करते हैं हम लोग. तो एक बुलेट है, आपने क्या किया, उसको थ्रो किया दीवार की तरफ. सेकेंड चाइल्ड ने या सेकेंड पर्सन के पास एक्चुअली गन है और उसने गन में से इस बुलेट को फायर किया. दोनों में से कौन सा बुलेट ज्यादा इफेक्ट दिखाएगा या ज्यादा पेनिट्रेट करेगा. ऑब्वियस बात है, जो गन में से फायर हुआ था. यहां पे दोनों का मास सेम है, लेकिन फिर भी द वन विच वाज फायर्ड फ्रॉम द गन was having more velocity, ठीक है ना. तो इसमें ज्यादा वेलोसिटी था, इसीलिए इसका अफेक्ट भी ज्यादा हुआ. सो फ्रॉम दिस एग्जांपल्स यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि फोर्स का अफेक्ट या जो भी डैमेज यहां पे कॉज होता है वो मास पे भी डिपेंड करता है और साथ में वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, राइट. You can take one more example to understand the concept of velocity कि कैसे ये velocity पे डिपेंड करता है.
दो कार का बात करो, दोनों सेम मॉडल की कार है, ठीक है, टू कार एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स द वॉल। एक कार की स्पीड सपोज करो 20 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है एंड बोथ आर कोलाइडिंग विद द वॉल। किसमें ज्यादा डैमेज होगा? ऑब्वियस बात है जिसकी वेलोसिटी ज्यादा थी। तो यहां पे हम देख रहे कि मास के साथ साथ वेलोसिटी पे भी ये डैमेज या जो अफेक्ट हो रहा है वो डिपेंड करता है, राइट? फोर्स का अफेक्ट डिपेंड करेगा मास और वेलोसिटी पे। तो अकेला मास या अकेला वेलोसिटी इनफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, सो वी डिफाइंड अ न्यू टर्म दैट इज नोन एज लीनियर मोमेंटम। So how will we define momentum? Product of mass and velocity is called linear momentum। ठीक है, तो ये नया जो टर्म है linear momentum, एक्चुअली इसे इंट्रोड्यूस क्यों करना पड़ा? क्योंकि अफेक्ट जो था फोर्स का वो दोनों चीजों पे डिपेंड करता था, मास पे भी और वेलोसिटी पे भी। सो दैट्स व्हाई दोनों का प्रोडक्ट हमें ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन देता है। सो वी डिफाइन दिस न्यू टर्म। इसका सिंबल क्या होगा? It is symbolized by the letter P. It is a vector quantity, so it have direction। और जनरली मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है? तो ये आपको इसके मैथमेटिकल फॉर्मूला से ही पता चलेगा। सी P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे मास एक स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है, तो मोमेंटम का डायरेक्शन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। सो P इज इक्वल टू mv। ठीक है, इट हैव डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? मास की यूनिट होती है किलोग्राम और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। सो वी हैव द यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका SI यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। अगर आप CGS में मेंशन करो तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका M1 L1 T -1 होगा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, व्हेन मास इज कांस्टेंट तो मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या आएगा, उसका ग्राफ क्या प्लॉट कर सकते हैं आप लोग? सी यू नो दैट के P इज इक्वल टू mv होता है। तो व्हेन मास इज कांस्टेंट you can say कि P is directly proportional to V, so you will have a straight line graph between momentum and velocity। In the same way, when velocity is constant and mass is variable, तो उस टाइम पे P is proportional to mass आएगा। ठीक है, velocity constant है तो P depends on mass। तो यहाँ पे अगेन आपका ग्राफ लीनियर होगा। एंड द लास्ट केस, जब मोमेंटम कांस्टेंट है, व्हेन P इज कांस्टेंट, यानी मास इनटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट, राइट? सो मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो इन दिस केस आपका ग्राफ कुछ इस तरह से कर्व्ड होगा। दिस इज द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड मास when momentum is constant। Now let us see students Newton's second law of motion। तुम लोगों ने जैसे फर्स्ट लॉ पढ़ा था, ठीक है, वी हैव सेड दैट कि फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स। फोर्स क्या है? जो कोई ऑब्जेक्ट में कोई चेंज प्रोड्यूस कर सकता है। वी हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स चेंजेस इन द बॉडी, ठीक है, सो दैट कैन बी डन बिकॉज ऑफ फोर्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस फोर्स। इन द सेम वे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली मेजर्स द फोर्स। हम जब कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है,
वो मेजर एक्चुअली कर सकते हैं बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. लेट अस फर्स्ट सी द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ. इट स्टेट्स दैट rate of change in momentum is directly proportional to force applied. यानी हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, दैट विल बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. एंड इसका एक और पार्ट है स्टेटमेंट का, चेंज इन मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. यानी जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करते हो उसी डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होता है. लेट अस सी दिस मैथमेटिकली. सपोज करो कि एक मास दिया हुआ है आपको, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड इट इज मूविंग विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u. आपने व्हेन इट वाज मूविंग यू हैव अप्लाइड सम फोर्स ओवर द ऑब्जेक्ट एंड हेंस द ऑब्जेक्ट इट नाउ चेंज इट्स वेलोसिटी और अब इसका फाइनल वेलोसिटी बन गया है v. सो नाउ इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, pi, that is equal to mass into initial velocity. Final momentum of the object, that will be equal to mass into final velocity. ठीक है. So change in momentum क्या होगा, pf minus pi, right? या फिर mv minus mu कह सकते हैं. Now according to Newton's second law, द फोर्स अप्लाइड, हमने जो यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. यानी कि चेंज इन मोमेंटम विथ इन गिवन टाइम या इन यूनिट टाइम, दैट गिव्स अस फोर्स. ठीक है, इसके ऊपर फोर्स डिपेंड करता है. सो एफ इज इक्वल टू के डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, जहां पे के क्या होगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. नाउ यहां पे इफ आई टेक लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ठीक है, इन डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, तो आई कैन राइट दिस टर्म एज डेरिवेटिव ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dp बाई dt. ठीक है, अगर आप टाइम का वैल्यू बहुत छोटा ले लेते हो तो ऐसे केस में यू कैन से दिस force is equal to k into time derivative of change in momentum. So F is equal to k dp by dt लिख सकते हैं. This is equal to k into d by dt of mv, mass into velocity. मास को कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देंगे, you will get km dv by dt. Now what is rate of change in velocity with time? Acceleration. So you will get F is equal to km into a, where a is acceleration. स्टूडेंट्स, अब तक हमने फोर्स के कोई यूनिट डिफाइन नहीं किए, तो वी कैन टेक और डिफाइन द यूनिट ऑफ फोर्स इन सच ए वे दैट हमें k का वैल्यू 1 मिल जाए. ठीक है, तो अगर हमें k का वैल्यू 1 मिलेगा तो F विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना. सो दैट इज द डेरिवेशन फॉर न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. देखो, स्टेटमेंट में लिखा था हमने कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और उसमें से आपने डिराइव किया F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला एक्चुअली आप लोग फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो. दैट्स व्हाई वी से कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मेजर्स फोर्स. अच्छा, इसमें एक पार्ट ये भी था कि फोर्स का डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्शन में आएगा. देखो, आप यहाँ पे नोटिस करो, आपका डायग्राम में देखो, इनिशियल मोमेंटम ये डायरेक्शन में, ठीक है, फाइनल मोमेंटम कुछ इस तरफ आएगा, तो आपका चेंज ये मिलेगा. ये होगा कि नहीं चेंज इन मोमेंटम, राइट, वेक्टर वाइज देखो तो ये डाउनवर्ड एरो.
फोर्स का डायरेक्शन और चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन सेम आ रहा है, दैट्स व्हाई वी सेड कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज दैट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। इससे एक पॉइंट और क्लैरिफाई होता है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी का या मोमेंटम का डायरेक्शन और चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है। मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम कैन बी इन डिफरेंट डायरेक्शंस। यहां पे आप देख रहे हो इनिशियल मोमेंटम ये ऐसे एरो जा रहा है, जबकि चेंज इन मोमेंटम डाउनवर्ड एरो करके हम बता रहे हैं, ठीक है, बदल गया हमारा डायरेक्शन। तो चेंज का डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है, ओके। सो याद रखना, फोर्स की डायरेक्शन मोमेंटम की डायरेक्शन में नहीं होती है, बल्कि मोमेंटम के चेंज की डायरेक्शन में होती है, ठीक है। यहां पे स्टूडेंट्स वेक्टर नोटेशन में आप लिख सकते हो F इज इक्वल टू ma। सो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। नाउ लेट अस सी अबाउट द यूनिट्स ऑफ फोर्स। नाउ स्टूडेंट्स वी नो F इज इक्वल टू ma। तो मास का SI यूनिट किलोग्राम होता है और एक्सेलरेशन का SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फ्रॉम दिस SI यूनिट of force, it is kilogram meter per second square. Actually Newton that in honor of that physicist, actually kilogram meter per second square को हम न्यूटन से symbolize करते हैं। So SI unit of force is Newton. CGS unit, that can be written as gram centimeter per second square. It is also known as dyne, ठीक है, symbolically dyn लिखते हैं। Now what is the relation between SI unit and CGS unit? So we can say 1 Newton that is equal to 10 raised to 5 dyne। ये स्टूडेंट्स आप खुद डिराइव कर सकते हैं, है ना। You already have studied in second chapter how to convert SI unit into CGS unit. किलोग्राम का 1000 ग्राम होता है, 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर, एंड सो कन्वर्टेड। नाउ इसके अलावा दो और यूनिट्स है जो कभी कभी हम अपने सम्स में और उन सब में देखते हो, ठीक है। एक आता है किलोग्राम फोर्स, 1 किलोग्राम फोर्स या 1 किलोग्राम वेट, ये सब आप लिखते हो, कभी कभी सम्स में आप देखते होंगे। सो व्हाट इज 1 किलोग्राम फोर्स, यहाँ पे दैट इज इक्वल टू व्हाट। सो अगर मैं न्यूटन में कन्वर्ट करूं तो इट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन होता है। तो अगर आपको इफ इट इज गिवन 10 किलोग्राम फोर्स, so that can be written as 9.8 into 10, यानी कि 98 न्यूटन। Similarly 1 gram force that is equal to 980 dyne होता है। तो समटाइम्स अगर आपको फोर्स के लिए ये यूनिट्स लिखे हो, ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू न्यूटन और dyne। Lastly, what is dimensional formula for force? You can say from kilogram it is m1 l1 t minus 2। तो ये है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फोर्स। एंड या ऑफ कोर्स अगर ये पूछा जाए फोर्स स्केलर है या वेक्टर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एक्चुअली फोर्स का डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन में होता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया। सो इफ इट इज अबाउट डायरेक्शन, सो दैट मींस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इन कंपोनेंट फॉर्म अगर आप फोर्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, हाउ विल वी डू दिस? यू नो दैट कि किसी भी वेक्टर्स के x, y एंड z
थ्री कंपोनेंट्स होते हैं. से फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट एक्सेलरेशन देन आई कैन राइट इट एज ax I cap ay j cap plus az k cap. इफ आई टॉक अबाउट मोमेंटम तो इसके लिए भी हम लिख सकते हैं px I cap then in y direction j cap and pz k cap. If I talk about force as a vector, we can write that it is equal to fx I cap plus fy j cap plus fz k cap. Now, you know that f that is equal to dp by dt. So, instead of p, आप इसको तीनों कंपोनेंट में रिजोल्व करके लिख सकते हो px I cap plus py j cap plus pz k cap. यहाँ पे फोर्स का जो x कंपोनेंट है दैट इज इक्वल टू dpx बाई dt मिलेगा, है ना. सिर्फ मोमेंटम का x कंपोनेंट का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज रिटर्न एज मास इनटू एक्सेलरेशन फॉर x component. Similarly, fy that is equal to dpy by dt. Yeah, it is equal to may, and fz that is equal to d by dt of pz that is equal to maz. तो ये फोर्स के x, y और z कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, फॉर मोमेंटम एंड एक्सेलरेशन. Let us see some important consequences of second law. See, you know that कि F is equal to ma, right? Now, if force is zero, अगर force नहीं है, तो ऐसे केस में you will get acceleration also equal to zero. और acceleration zero होने का मतलब है dv by dt is equal to zero. Change in velocity is zero, right? So we can say कि v velocity is constant, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है. यानी जब तक आप कोई फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है. यही पॉइंट हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया में देखा था. इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. तो यहाँ पे ये जो हमारा सेकेंड लॉ है एक्चुअली उसी में से हम लोग फर्स्ट लॉ भी डिराइव कर ही रहे हैं, ठीक है. सो सेकेंड लॉ इज इन कंसिस्टेंट विथ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. Students, sometimes it is asked that explain how the second law is consistent with the first law. तो आपको ये point explain करना होगा, ठीक है. Okay, let us see what's the second point. The force changes only component of velocity along the direction of force. Suppose एक object का ये velocity है, ठीक है, and we are applying the force in some direction. Say this is the direction of force. तो अब आपको वेलोसिटी के दो कंपोनेंट मिलेंगे. एक कंपोनेंट वेलोसिटी का फोर्स की डायरेक्शन में होगा और दूसरा उसके परपेंडिकुलर में. तो यहाँ पे जो कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में है उसी कंपोनेंट में चेंज आएगा बिकॉज ऑफ फोर्स. उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है. यही आप प्रोजेक्टाइल मोशन में देखते हो. जब एक बॉल को सिर्फ आपने किसी हाइट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया तो इस बॉल के ऊपर एक तो वर्टिकल फोर्स लगता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, पर हॉरिजॉन्टल तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है. तो रिजल्ट क्या होगा कि इसका वर्टिकल वेलोसिटी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, एंड दैट इज व्हाई यू सी द पैराबोलिक पाथ, ठीक है ना. तो यहाँ पे हम यही एग्जांपल देख रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाएगा एक्चुअली उसी डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो चेंज होगा, अदर कंपोनेंट्स विल रिमेन अनचेंज्ड.
अगर यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए वेलोसिटी लेता हूं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वो 2j कैप है, यानी मेरा फोर्स सिर्फ y डायरेक्शन में आता है। तो याद रखना इस फोर्स की वजह से सिर्फ y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी चेंज होता है, बाकी दोनों कंपोनेंट्स अनचेंज्ड रहते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट, सेकेंड लॉ इज एप्लीकेबल टू अ सिंगल पॉइंट पार्टिकल। आपको एक पॉइंट पार्टिकल दिया होता है, F इज इक्वल टू हम जब लिखते हैं m इंटू a, राइट। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो नेट एक्सटर्नल फोर्स है विच इज एक्टिंग ऑन द गिवन पार्टिकल। अगर एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हो तो आपको सभी फोर्स का वेक्टर एडिशन लेना है। यू हैव टू गेट दिस फोर्स एक्सटर्नल फोर्स एज नेट एक्सटर्नल फोर्स, सबका वेक्टर एडिशन लेना है। एंड द a रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल, ठीक है, ये पार्टिकल का फाइनल एक्सेलरेशन होगा। तो जनरली ये लॉ सिंगल पार्टिकल के लिए अप्लाई होता है, बट ऑफ कोर्स this law can be extended to the system of particle as well. अगर आपको एक rigid body दिया हो, say for example एक spherical ball एक दिया हुआ है, तो it is made up of many point size particles. अब अगर इन सब particles के ऊपर अलग अलग forces लगते हो, say F1 and F2 all this, तो आपका यहाँ पे जब ये सेकेंड लॉ अप्लाई कर रहे हो तो फोर्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, द नेट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, विच विल बी द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल दिस फोर्सेस विल बी द नेट एक्सटर्नल फोर्स। एंड एक्सेलरेशन किस में प्रोड्यूस होगा, व्हेन वी राइट दिस F इज इक्वल टू ma, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन किसका देखना है आपको, तो सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो हम देखते हैं वो सेंटर ऑफ मास का देखते हैं। यू विल स्टडी मोर अबाउट सेंटर ऑफ मास इन 7th चैप्टर, पर अभी के लिए इतना समझो कि अगर एक रिजिड बॉडी पे सेकेंड लॉ अप्लाई कर रहे हो तो जितने भी फोर्सेस अलग अलग पार्टिकल्स पे लगते होंगे आपको उन सब का वेक्टर सम लेना है, दैट इज द नेट फोर्स। और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस जो हो रहा है वो हम कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, तो जो सेंटर ऑफ मास है, फिलहाल ज्योमेट्रिकल सेंटर ही समझ लो आप लोग, तो वहां पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पे हम लोगों ने कंसीडर किया है F इज इक्वल टू ma में। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान में रखना, एनी इंटरनल फोर्स ऑफ दिस सिस्टम इज नॉट इंक्लूडेड। ये जो हम F नेट की बात करते हैं वो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स की ही बात करते हैं। सी, हो सकता है रिजिड बॉडी में, जैसे कि एक स्फीयर लिया है तो उसके हर एक पार्टिकल के बीच में कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स हो सकता है, वो इंटरनल फोर्स है। उस इंटरनल फोर्स की वजह से पार्टिकल्स, ये जो पूरा रिजिड बॉडी है वो मोशन में नहीं आता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। चेंज के लिए या एक्सेलरेशन के लिए सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स ही रेस्पॉन्सिबल है। सो दैट इज व्हाई वी से that only external force is considered, internal forces are ignored. मैं इसका एक और एग्जाम्पल आपको देके समझाता हूं। से यू आर सिटिंग इन अ कार, कार में अगर आप अंदर बैठ के कोई फोर्स लगाओगे तो क्या कार मोशन में आती है, नहीं। कार को मोशन में लाना है तो आपको बाहर से ही कोई फोर्स लगाना होगा, राइट। तो external force will make changes that will bring the object into motion. Internal forces कोई changes नहीं लाते हैं, ठीक है। So that is why we can say that कि यहाँ पे हम जो force समझा रहे हैं F is equal to ma, उसमें सिर्फ external force की बात कर रहे हैं। और internal forces क्यों change नहीं लाते हैं, तो इतना समझ लो कि internal forces actually एक दूसरे को हमेशा cancel कर देते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसके बाद ये पॉइंट और भी क्लियर हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज अ लोकल रिलेशन। ये लोकल रिलेशन का क्या मीनिंग होता है, से फॉर एग्जाम्पल यू आर सिटिंग इन अ ट्रेन, ठीक है, और आपके हाथ में एक बॉटल, ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग, ट्रेन में
इंजन पुल कर रहा है, फोर्स लग रहा है, सो ट्रेन की स्पीड बढ़ती जा रही है। सपोज करो ट्रेन का एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, यानी हर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी, यानी हर सेकेंड उसकी स्पीड 5 मीटर्स पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ती रहेगी। सो अभी ट्रेन का स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड है, तो नेक्स्ट सेकेंड में वो 25 होगा, फिर नेक्स्ट सेकेंड में 30 होगा, एंड सो ऑन। ट्रेन के अंदर जितनी भी चीज है उन सब के ऊपर भी सेम फोर्स अप्लाई होगा, एंड रिजल्ट सबका एक्सेलरेशन भी ट्रेन की तरह होगा। तो ये बॉटल आपके हाथ में है एंड यू आर होल्डिंग इन योर हैंड, ठीक है, विंडो के बाहर आपने रखी है, आप उसको आपके हाथ में होल्ड करके रखते हो। तो जब तक आप होल्ड करके रखते हो तब तक इस बॉटल का एक्सेलरेशन ट्रेन के जितना होगा, है ना, फोर्स भी ट्रेन के इंजन के जितना ही लगता होगा। तो रिजल्ट इसका भी स्पीड 20 से 25 फिर 30 होता जाएगा। जब एक्सेलरेशन 30 था, स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, स्पीड जब 30 है तब आपने इसको ड्रॉप कर दिया। ट्रेन के बाहर, विंडो के बाहर आपने बॉटल को रखी थी, और 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड जब हुई ट्रेन की तब आपने बॉटल को छोड़ दी। व्हेन यू रिलीज दिस, एक्सेलरेशन तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का कांस्टेंट है, तो ट्रेन की नेक्स्ट सेकेंड पे स्पीड 30 से 35 हो जाएगी। क्या बॉटल की स्पीड बढ़ेगी? नहीं, बॉटल का स्पीड अब कांस्टेंट रहेगा। याद रखना, वेलोसिटी वो फिक्स रहती है, उसकी हिस्ट्री होती है, लेकिन एक्सेलरेशन की कोई हिस्ट्री नहीं रहती या फोर्स की नहीं रहती। जब तक आप ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हो तब तक ही स्पीड बदलती है, इंक्रीज होती है, या तब तक ही एक्सेलरेटेड मोशन होता है। जैसे ही फोर्स अप्लाई करना बंद कर दिया उसके बाद ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, उसकी वेलोसिटी जो भी थी वो कांस्टेंट रहती है। यानी नाउ द बॉटल विल हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30। ऑफ कोर्स ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड मोशन होगा तो ये प्रोजेक्टाइल पाथ कवर करेगा, बट इन शॉर्ट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बॉटल की 30 रहेगी। ट्रेन के साथ अब बॉटल की स्पीड बढ़ती नहीं है। सो यहां पे हम ये कहते हैं कि ये लोकल रिलेशन है। इसका मीनिंग ये है कि द फोर्स एट एनी पॉइंट इन अ स्पेस एट सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज रिलेटेड टू ए एट दैट पॉइंट ओनली। आप जो फोर्स अप्लाई करते हो ना, वो किसी गिवन पॉइंट पे जब फोर्स अप्लाई करते हो तो उसी टाइम के एक्सेलरेशन को ये रिलेटेड है। सो द एक्सेलरेशन here and now is determined by the force here and now only and not by any history। यानी आप पास्ट में जो भी फोर्स लगाते थे उसका इफेक्ट तब तक ही रहता है जब तक फोर्स अप्लाई हो रहा था। जैसे ही फोर्स अप्लाई करना बंद कर दो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा, फोर्स का कोई इफेक्ट रहता नहीं है, ठीक है। सो इसीलिए इसी तरह के रिलेशन को बोलते हैं लोकल रिलेशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज अ लोकल रिलेशन। Let us see some numericals based on second law. A bullet of mass 0.04 kg. So mass of the bullet is 0.04 kg. It is moving with the speed of 90 meters per second. So U is 90 meters per second. It enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeters. So let us say this is the block. A bullet which is fired, initially उसका speed 90 है, and after covering some distance inside the block, ठीक है, say after 60 centimeter the bullet is stopped. So final velocity bullet का हो गया 0 meter per second, and distance traveled in this is 60 centimeter. What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? तो आपको यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स फाइंड करना है। फर्स्ट लेट अस फाइंड एक्सेलरेशन। नाउ इफ यू नो वी यू एंड अगर आपको डिस्टेंस ये तीनों पता है तो आप लोग एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो, यूज दिस फॉर्मूला।
v square minus u square is equal to 2as. So from this 0 is equal to 0 square minus 90 square, that is equal to 2a into यहाँ पे 60 सेंटीमीटर दिया है, तो converted into meter, 0.6 meters. So from this acceleration is minus 8100 upon 2 into 0.6. Now आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो इसको, 0.6 को 6/10 लिख दो फॉर सिंप्लीफिकेशन. So 8100 by 2 into 6/10. So now this can be cancelled by 5 and divide the other two. You will get this as minus 6750 meter per second square. Now use the second law. F is equal to mass into acceleration. मास आपको दिया है 0.04 kg का और acceleration 6750. Of course, right now I am ignoring the negative sign. बराबर, retarding force है. Negative sign means the speed is decreasing, the force is retarding force. Now multiply this one. So you will get F is equal to 270 Newton. If you put the minus sign, तो यहाँ पे minus sign रख देना, minus 270 Newton आएगा. ठीक है? So we got the answer. The average resistive force is 270 Newton. यहाँ पे एक पॉइंट स्टूडेंट नोट करना, ये आपने एवरेज रेजिस्टिव फोर्स फाइंड किया. इसका रीजन है कि ये रेजिस्टिव फोर्स कांस्टेंट नहीं है. जब आप ये बुलेट जब अंदर जाएगी ना, ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि एट ऑल द पॉइंट्स इसको सेम रेजिस्टिव फोर्स लगेगा. समटाइम्स इट मे बी मोर, समटाइम्स इट मे बी लेस. सो ये जो हम फोर्स निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, ये एक एवरेज हमें देता है. ठीक है, सो एवरेज रेजिस्टिव फोर्स. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाय y is equal to ut plus half gt square. You have to find the force. Of course, y से यानी कि डिस्प्लेसमेंट का सेकेंड डेरिवेटिव आपको एक्सेलरेशन देता है. पहले वेलोसिटी फाइंड करते हैं, dy by dt, that is equal to d by dt of ut plus half gt square करो, तो यहाँ पे आपको मिलेगा u प्लस gt. ठीक है, इसका डेरिवेटिव 2t होता है ना. सो मैंने वही यहाँ पे लिखा है, 2 कैंसिल कर दिया एंड आई हैव रिटन gt. नाउ एक्सेलरेशन के लिए इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा आपको. सो d बाई dt ऑफ u प्लस gt करना. u कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है. 0 प्लस g इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी. सो ये पार्ट भी आपका 1 हो गया, तो एक्सेलरेशन आएगा g के बराबर. नाउ इफ यू हैव गॉट एक्सेलरेशन, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, हेंस फोर्स इज इक्वल टू m इंटू g. नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर वी कंक्लूड दिस सेशन, हम लोग एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज इंपल्स ऑफ फोर्स. स्टूडेंट्स, कभी कभी फोर्स बहुत लार्ज होता है और जो उसका एप्लीकेशन का टाइम है वो बहुत स्मॉल होता है. फॉर एग्जाम्पल, इन क्रिकेट जब बैट्समैन बॉल को हिट करता है, तो यहाँ पे देखो फोर्स की वैल्यू अगर आप कंसीडर करोगे तो दैट इज वेरी वेरी लार्ज. और कितने टाइम के लिए बॉल और बैट कांटेक्ट में रहते हैं, तो टाइम बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल. तो यहाँ पे एक्चुअली फोर्स का और टाइम का कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. पर आप एक चीज कैलकुलेट कर सकते हो, फोर्स, ये जो बॉल है, ठीक है, इसका इनिशियल मोमेंटम आपको पता होता है, कितनी वेलोसिटी से आपने बॉल को थ्रो किया. आफ्टर कोलिजन जब ये वापस आता है तो फाइनल वेलोसिटी भी आपको पता होती है.
तो इन दोनों की हेल्प से यू कैन फाइंड व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, करेक्ट। तो फोर्स और टाइम तो इंडिविजुअली पता करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ऐसे केस में, बीइंग वेरी लार्ज फोर्स एंड वेरी स्मॉल टाइम ड्यूरेशन, बट वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। इसीलिए ये नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज इम्पल्स। सो ये कैलकुलेट कब किया जाता है, जब आप लोगों के लिए फोर्स को कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। नाउ यू नो फ्रॉम द सेकेंड लॉ, F is equal to change in momentum upon time। तो यहाँ पे change in momentum can be written as F delta T। अब क्योंकि F और T इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं था, ठीक है, तो वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम which gives the effect of force into time। एक्चुअली इसी को बोलते हैं impulse of force। सो impulse of force मैथमेटिकली आप लिख सकते हो, it is force into time और it is equal to change in momentum। स्टूडेंट्स याद रखना, it is a vector quantity और इसका डायरेक्शन कौन सा होगा, तो जो फोर्स का डायरेक्शन है वही इंपल्स का डायरेक्शन होगा, ठीक है। वी कैन पुट अ वेक्टर सिंबल हियर। तो इंपल्स हैव अ डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम और दैट ऑफ फोर्स। व्हाट अबाउट द यूनिट, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, सो दैट्स व्हाई इट हैव अ यूनिट न्यूटन सेकंड, और you can write the unit of momentum किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मोमेंटम की तरह होगा, सो यू विल हैव m1 l1t -1। स्टूडेंट्स यहाँ पे एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स अस इंपल्स। अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है तो यू विल हैव दिस एरिया, ठीक है, ये एरिया आप कैलकुलेट करो, दैट विल गिव यू इंपल्स I is equal to, you know that it is F into T। And in case of variable force, the value of force is changing, तो ऐसे केस में भी ये ग्राफ का एरिया आपको इंपल्स देगा। वेरिएबल फोर्स के लिए स्टूडेंट्स आप जानते हो F is equal to dp by dt लिखा जाता है। So dp that is equal to F dt होगा, right? Now impulse that can be written as integration of dp यानी कि change in momentum, और it is equal to integration of f dt, ठीक है। टाइम कैन बी फ्रॉम 0 to t, यहाँ पे इनिशियल टू फाइनल मोमेंटम। तो ये भी एक रिलेशन होगा बिटवीन फोर्स एंड इंपल्स। यू कैन अप्लाई दिस रिलेशन व्हेन द फोर्स इज वेरिएबल। तो आप लोग इंपल्स के लिए अगर कांस्टेंट फोर्स है तो डायरेक्टली फोर्स इनटू टाइम करो, लेकिन अगर वेरिएबल फोर्स है तो इंपल्स कैन बी गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ एफ dt। यहां पे स्टूडेंट्स एक चीज नोट करना, अगर आपका फोर्स बड़ा है, ठीक है, और टाइम का वैल्यू कम है, तो आपको इंपल्स का इंपैक्ट सेम रहेगा, ठीक है। इफ स्टूडेंट्स यहां पे नोट करो, अगर मेरा फोर्स 3 न्यूटन का है और टाइम जो है वो सपोज करो कि 5 सेकेंड्स है, तो आपका इंपल्स आ रहा है 3 into 5 दैट इज 15 न्यूटन सेकेंड। अब अगर मैंने फोर्स को 5 न्यूटन कर दिया, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 3, फोर्स इज नाउ 5 न्यूटन एंड टाइम इज ऑफ 3 सेकेंड्स। फोर्स को बढ़ाया और टाइम की वैल्यू को कम कर दिया, तो मेरा इंपल्स फिर भी सेम रहेगा। सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि अगर आप टाइम को डिक्रीज करो फॉर कांस्टेंट इंपल्स, द फोर्स विल इंक्रीज, ठीक है। सो फोर्स एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर इफ इंपल्स इज कांस्टेंट। एक्चुअली इसी के बेस पर कुछ एप्लीकेशंस है इस नॉलेज के, इंपल्स के नॉलेज के, ठीक है। लेट अस सी अबाउट इट्स एप्लीकेशंस।
क्रिकेट में यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि व्हाइल कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, प्लेयर अपना हैंड थोड़ा पीछे लेके जाता है, इमीडिएटली स्टॉप नहीं करता। देखो, अगर किसी भी चीज को इमीडिएटली आप रोकोगे, सो इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम तो फिक्स रहने वाला है, ठीक है। इनिशियल जो भी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। बट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम में, अगर आपका टाइम छोटा है, आपने टाइम बहुत कम लिया है, ठीक है, तो फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल, से चेंज इन मोमेंटम आपका बॉल का से 100 यूनिट्स का है फॉर एग्जाम्पल। अगर 1 सेकेंड में बॉल को रोका है, तो आपका फोर्स फिर उस केस में 100 होना चाहिए, तभी जाके ये मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम 100 बनेगा, या इंपल्स आपका 100 होगा। लेकिन इसकी जगह, अगर 1 सेकेंड में रोकने की जगह अगर आप थोड़ा टाइम बढ़ा देते हो और 10 सेकेंड्स में बॉल को रोकते हो, यू टेक टाइम टू स्टॉप द बॉल फ्रॉम इट्स इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी इन 10 सेकेंड्स, तो ऐसे केस में फोर्स की वैल्यू भी 10 न्यूटन हो जाएगी, है ना। तब भी दोनों का प्रोडक्ट तो आपको 100 ही मिल रहा है। याद रखना, यहाँ पे इंपल्स या चेंज इन मोमेंटम फिक्स है, हम खाली फोर्स और टाइम का वेरिएशन कर रहे हैं। तो टाइम जितना कम, फोर्स उतना बड़ा, और उसका रिवर्स, अगर टाइम बढ़ा दो तो फोर्स कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रिकेट में व्हाइल कैचिंग द बॉल, जो क्रिकेटर है वो क्या करते हैं, अपने हाथ को बॉल में आने के बाद इमीडिएटली वहीं पे स्टॉप नहीं करते, बल्कि हाथ को थोड़ा पीछे लेके जाते, बॉल की मोशन को रोकने के लिए थोड़ा टाइम देते। एंड एज दे इंक्रीज द टाइम, फोर्स का इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है, उनको हाथ में कम चोट लगती है, ठीक है। अगर एक पर्सन सीमेंटेड फ्लोर पे गिरता है, तो उसको ज्यादा चोट लगेगी एज कंपेयर टू द वन फॉलिंग ऑन अ हीप ऑफ सैंड। ऑब्वियस बात है, अगर कोई पर्सन सैंड के हीप पे गिरेगा, ठीक है, तो बिकॉज द सैंड थोड़ा सा कंप्रेस होगा, पर्सन को ज्यादा टाइम मिलेगा टू कम टू रेस्ट। सो एज द टाइम इंक्रीजेस, फोर्स का इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा, तो पर्सन को कम चोटें आएगी, ठीक है। लेकिन सीमेंटेड फ्लोर पे ऐसा कुछ नहीं होता है, इमीडिएटली द पर्सन कम्स टू रेस्ट, उसका मोमेंटम का चेंज इमीडिएट है, दैट इज व्हाई द फोर्स इज वेरी लार्ज। आपने ये भी देखा होगा कि चाइना वेयर या ग्लास वेयर, जो ग्लास आइटम्स है, वो आप घर पे लाते हो, तो एक्चुअली जनरली उसको स्ट्रॉ बैग्स में या उसमें पैक करके रखा जाता है। जो पैकिंग बॉक्स होता है ना, उसके अंदर आपने स्ट्रॉ वगैरह सब देखा होगा, या पेपर्स में देखा होगा, जो थोड़ा सा बीच में गैप रखते हैं। व्हाई वी डू दैट? एक्चुअली स्ट्रॉ या पेपर्स, ये दो ग्लासवेयर के कोलिजन के बीच का टाइम बढ़ा देते। जनरली जब ट्रांसपोर्ट होता है, तो ग्लास या जो भी आइटम्स है, जब वो कोलाइड करती है एक दूसरे से, तो बीच में पेपर्स या स्ट्रॉ होने से उनके बीच का कोलिजन का टाइम बढ़ जाएगा। सो एज द टाइम इंक्रीज, द इफेक्ट ऑफ फोर्स विल डिक्रीज, ठीक है। तो इससे डैमेज कम होता है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंपल्स। आप ऐसे और भी देख सकते हो। यू कैन सी अबाउट दिस कराटे एक्सपर्ट्स, व्हाट दे डू, ब्रिक्स को दे ब्रेक इट, ठीक है, वो एक ही स्ट्रोक में ब्रिक को ब्रेक कर देते हैं। अब यही काम अगर एक कॉमन मैन करने जाता है, तो उसको हाथ में चोट लगती है, जबकि कराटे एक्सपर्ट्स को नहीं लगती। क्या फर्क होता है उनमें और एक कॉमन या लेमैन में? एक्चुअली कराटे एक्सपर्ट्स प्रैक्टिस अ लॉट, तो उनका स्पीड बहुत ज्यादा होता है, यानी टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत कम। सो व्हाट हैपेंस, जब टाइम कम कर दिया जाएगा, तो फोर्स का इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सो व्हेन दे स्ट्राइक द ब्रिक, ब्रिक के ऊपर फोर्स का इफेक्ट बहुत ज्यादा आएगा एंड इट विल ब्रेक। जबकि एक लेमैन यही काम करता है, तो उसका टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा होता है, इतनी स्पीड नहीं होती है, वो इतना रैपिडली अपना हैंड वापस नहीं लेता है। सो दैट इज व्हाई उनके फोर्स का इफेक्ट भी कम होता है और उन्हें चोट भी ज्यादा आती है। Let us see a numerical based on this. See what is given to you. A batsman hits back a ball straight in a direction of bowler without changing the initial speed of 12. सपोज करो यहाँ पे बॉलर बॉल को थ्रो करता है, बैट्समैन इज स्टैंडिंग समवेयर हियर, तो
ठीक है, यहां से इसने बॉल को वापस रिवर्स सेम डायरेक्शन में भेजा है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज -12 meters per second. After hitting, the ball returns in the same direction. So साइन खाली चेंज कर दो, 12 meters per second. And the mass of the ball is given as 0.15 kilogram. So you have to determine the impulse imparted to the ball. Now impulse is equal to change in momentum. So you can say it is equal to m into v minus u. So 0.15 into 12 minus 12 होगा, या 0.15 into 24. So that is equal to 3.6. और यूनिट में आप क्या लिखोगे, न्यूटन सेकेंड या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. So this is the impulse imparted on the ball. So anyway students, we'll keep our session till here. Next lecture में actually न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में बात करेंगे, ठीक है. Till then, have a nice day all of you. Goodbye.